क्या ऐसा हो सकता है कि देश में लाखों फैक्ट्रियां चल रही हों, भारी उत्पादन हो रहा हो, लेकिन सरकार के बही खाते से वो एकदम गायब हों? सुनने में तो अजीब लगता है, जी। पर जीसी मन्ना के लिखे एक हालिया विश्लेषणात्मक लेख से कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हाँ, ये सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है, पर ये सच है। बिल्कुल। और आज के इस विस्तृत अध्ययन का मकसद यही है कि हम भारत की इस नई जीडीपी सीरीज को डिकोड करें। मतलब सरकार ने जो पुराना 2011-12 का बेस ईयर था ना, उसे हटाकर अब 2022-23 को अपना लिया है। और इससे अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसे बदली है, हम वही समझेंगे। इसे ऐसे मान सकते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था को देखने का पुराना स्क्रैच वाला चश्मा उतारकर एक नया हाई रेजोल्यूशन लेंस लगा लिया हो, जिससे धुंधली तस्वीर अचानक साफ हो जाती है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। ये चश्मे वाला उदाहरण बिल्कुल सही जगह बैठता है। मतलब जब हम किसी अर्थव्यवस्था को 10 साल पुराने मानकों से नापते हैं ना, तो बहुत सी नई चीजें छूट जाती हैं सही बात है। और पुरानी चीजें जरूरत से ज्यादा बड़ी दिखने लगती हैं। तो नया बेस ईयर बस उसी धुंधलेपन को दूर कर रहा है। अच्छा, नए आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी 318.07 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, जब हमने वो चश्मा साफ किया तो तस्वीर बड़ी दिखने के बजाय पिछले अनुमानों की तुलना में 3-4% छोटी हो गई। ये नए आंकड़े कम क्यों हैं? मतलब अगर हमने नई तकनीक और नया डेटा जोड़ा है तो नंबर तो बढ़ने चाहिए थे ना? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंबर कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि पुरानी गणना में कुछ चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिख रही थीं। अच्छा, मतलब वो ओवर एस्टिमेट हो रहा था। एकदम सही। पुरानी व्यवस्था में असंगठित या छोटे क्षेत्रों के लिए बहुत पुराने डेटा का इस्तेमाल होता था, जो शायद उनकी असली ग्रोथ से ज्यादा का अनुमान लगा रहा था। अब नए तरीके से जब हालिया जमीनी हकीकत को मापा गया तो आंकड़े असलियत के ज्यादा करीब आ गए। अगर हम 2024-25 के योगदान को देखें तो प्राइमरी सेक्टर 21.4% है, सेकेंडरी 25.8% और टर्शरी सेक्टर 52.9% है। और इसमें सबसे शानदार प्रदर्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, जो 9.3% की दर से बढ़ रहा है। अरे वाह, 9.3%। लेकिन ये जो जमीनी हकीकत है, ये मापी कैसे जा रही है? लेख में डबल डिफ्लेशन और वॉल्यूम एक्सट्रापोलेशन जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये पुराने कागजी नक्शे की जगह नए जीपीएस सिस्टम के इस्तेमाल जैसा है? हाँ, इसे बिल्कुल जीपीएस सिस्टम मान सकते हैं। देखिए, डबल डिफ्लेशन का मतलब है कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कुर्सी कितने में बिकी और उस पर कितनी महंगाई बढ़ी। ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि कुर्सी बनाने के लिए जो लकड़ी या प्लास्टिक खरीदा गया था, उसकी कीमत में कितना बदलाव आया। यानी कच्चे माल और तैयार माल दोनों तरफ से महंगाई के असर को हटाकर असली वैल्यू निकालना। अच्छा, तो हम सिर्फ ऊपरी कमाई नहीं बल्कि असली लागत का भी हिसाब रख रहे हैं। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सटीक तरीका है। और जहां तक वॉल्यूम एक्सट्रापोलेशन की बात है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव को देखने की जगह असल में कितने सामान का उत्पादन हुआ, उसे मापना। समझ गई। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी को सीधे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या एमसीए के डेटाबेस से लिया जा रहा है। और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए अब असूस और पीएलएफएस जैसे नए और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। एक मिनट, यहाँ मामला थोड़ा और रोचक हो जाता है। अगर हमारे पास एमसीए का सीधा डेटा आ गया है और सब कुछ इतना हाईटेक हो गया है, तो क्या ये नया जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट है? पूरे देश का डेटा निकालना एक बात है, लेकिन जब बात राज्यों के बीच इस जीडीपी को बांटने की आती है, जिसे हम जीएसवीए कहते हैं, तो वहां तो पेंच फंसता ही होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। और सच कहूं तो नहीं, ये सिस्टम अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती डेटा के दो अलग अलग स्रोतों के बीच के भारी अंतर की है। किस तरह का अंतर? उदाहरण के लिए 2011-12 के एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी एएसआई के डेटा को ही लीजिए। उस समय उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की सिर्फ 67,649 फैक्ट्रियां दर्ज थीं। लेकिन ठीक उसी वक्त एमसीए के डेटाबेस में 1,35,802 कंपनियां दर्ज थीं। बाप रे, मतलब आधे से ज्यादा कारखाने सरकार के मुख्य औद्योगिक सर्वे से ही बाहर थे। ये तो डेटा का एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। बिल्कुल ब्लैक होल है। और जब हम इस डेटा को राज्यों के स्तर पर बांटते हैं तो एक और समस्या आती है, जो है भारी उतार चढ़ाव। रबर और प्लास्टिक निर्माण उद्योग का ही उदाहरण ले। एक साल प्रति कर्मचारी ग्रॉस वैल्यू एडेड 1.6 लाख रुपए था और अगले ही साल ये बिना किसी ठोस कारण के अचानक 2.5 लाख रुपए हो गया। हैं?
ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब रातों रात मजदूरों ने दोगुनी कुर्सियां और बाल्टियां बनानी तो शुरू नहीं कर दी होंगी? वही तो, ये असल में डेटा कलेक्शन की खामी और सैंपल में अचानक हुए बदलाव का नतीजा था। इसी वजह से इन झटकों को कम करने के लिए नई सीरीज में 3 ईयर मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ी। ओहो, मतलब किसी एक साल के अजीबोगरीब डेटा को सच मान लेने के बजाय 3 सालों का औसत निकाला जाता है। एकदम सही, ताकि अर्थव्यवस्था की एक स्थिर तस्वीर मिल सके। तो अगर हम इसे समेटें तो ये सारा डेटा क्यों मायने रखता है? बात यह है कि नीतियां हवा में नहीं बनती। जब तक नीतियां बनाने वालों के पास देश के आकार और ग्रोथ का एकदम सटीक डेटा नहीं होगा, तब तक सही आर्थिक फैसले नहीं लिए जा सकते। हाँ, कहाँ निवेश बढ़ाना है, कहाँ मदद भेजनी है, ये सब इन्हीं आंकड़ों पर तो निर्भर करता है। और नया बेस ईयर उसी दिशा में एक ठोस कदम है। कम से कम अब हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पुरानी धारणाओं के बजाय आज की सच्चाई के ज्यादा करीब है। बिल्कुल, लेकिन ये सब हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी के पुराने फ्रेम से लगभग आधी फैक्ट्रियां बाहर छूट सकती थीं, तो हमारी इस विशाल अर्थव्यवस्था में ऐसी कितनी और भारी भरकम गतिविधियां हैं जो आज भी इन हाईटेक सरकारी आंकड़ों के रडार से पूरी तरह गायब हैं। इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं खत्म